नमस्कार, मैं किरणेश कुमार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 1 फरवरी को संसद में बजट पेश किया। यह बजट 50.65 लाख करोड़ रुपए की है और सबसे ज़्यादा खर्च इस बजट में रक्षा पर किया जाएगा। हालांकि यह बजट भाषण के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री ने बिहार का नाम तो लिया, लेकिन बिहार सरकार ने चुनावी साल में 1,32,000 करोड़ रुपए की जो मांग के थे उस मांग को ठेंगा दिखा दिया गया है और जो पुरानी घोषणा है उसको फिर से नई घोषणाएं के रूप में की गई है। अगर बजट के हिसाब से देखा जाए तो इस 50.65 लाख करोड़ रुपए में से कुल खर्च है बजट सरकार का और सरकार को आमदनी होगी 34.96 लाख करोड़ रुपए। सरकार 14.82 लाख करोड़ रुपए कर्ज लेगी वित्तीय वर्ष में और यूँ कहा जाए कि यह बजट घाटे का बजट है। और जो विभाग बार दिखा गया है, सरकार ने रक्षा के क्षेत्र में बजट तो बढ़ाया है, लेकिन अन्य क्षेत्रों में बजट की कटौती की गई है। रक्षा पर 4,91,732 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों पर 2,66,817 करोड़ का उपबंध किया गया है। गृह मंत्रालय यानी CISF, CRPF, विभिन्न गृह मंत्रालय जो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जिसके अंतर्गत आते हैं, तो गृह मंत्रालय का बजट 2,33,211 करोड़ रुपए का है। कृषि और कृषि कल्याण पर 1,71,437 करोड़ खर्च किए जाएंगे। शिक्षा के मध्य में काफ़ी कम राशि की व्यवस्था की गई है। शिक्षा का बजट 1,28,650 करोड़ रुपए का किया गया है। स्वास्थ्य पर 98,311 करोड़ रुपए है। शहरी विकास पर 96,777 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। IT और टेलीकॉम क्षेत्र के लिए 95,298 करोड़ रुपए का उपबंध किया गया। ऊर्जा क्षेत्र पर 81,174 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उद्योग के लिए 65,553 करोड़ की व्यवस्था की गई है। सामाजिक सुरक्षा, जो सामाजिक सुरक्षा की बात की जाती है, इसका बजट 52,000 करोड़ का किया गया है और अन्य के लिए 55,579 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। तो एक तरह से कहा जाए कि बजट में बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई है। हालांकि टैक्स पेयर के लिए यह खुशखबरी है, जिसकी आमदनी साल में 12 लाख रुपए है उसको छूट दे दी गई है, यानी 12 लाख रुपए तक जिसकी आमदनी है उसे साल में टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन यह भी है कि 12 साल में 1 लाख रुपए कितने लोग कमाते हैं, यह भी सोचना है। इस देश की अधिकांश आबादी 97% आबादी कृषि और खेती पर निर्भर है और अन्य क्षेत्रों पर निर्भर है। छोटे छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग, इस सब पर निर्भर है, जिसकी आमदनी मुश्किल से जिसकी रोजी रोटी चलती है। लेकिन सरकार ने 12 लाख सालाना जिसका आमदनी है उसे को टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है। और कुल मिलाकर कहा जाए तो यह लोक लुभावन बजट है। और बिहार के बारे में कहा गया है कि पटना का एयरपोर्ट है, इसका विस्तारीकरण होगा। पश्चिमी कोसी नहर प्रणाली है जो मधुबनी, दरभंगा और सुपौल से होकर गुजरती है, इस नहर को कहा गया है जीर्णोद्धार किया जाएगा। उसके बाद बिहटा में जो 2015 से ही जमीन का बंदोबस्त किया गया है, उस बिहटा एयरपोर्ट को कहा गया है कि निर्माण कराया जाएगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो यह बजट लोक लुभावन है और बजट कह रहा है परमाणु ऊर्जा पर खर्च किए जाएंगे और देश पर विदेशी कर्ज लगातार बढ़ते जा रहा है। और सरकार की घोषणाएं जो सामाजिक सुरक्षा पर सबसे ज़्यादा होना चाहिए, शिक्षा पर होना चाहिए, इस बजट में शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा
और स्वास्थ्य की उपेक्षा की गई है। सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा को जोड़ भी लिया जाए तो जितना रक्षा पर खर्च किया जा रहा है उतना पैसा का बजट नहीं होता है। सरकार ने हालांकि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना 3 करोड़ बनाने का ऐलान किया है। इसी मद्देनजर ग्रामीण विकास के बजट बढ़ गए हैं। 2,66,877 करोड़ रुपए के ग्रामीण विकास की बजट है। मनरेगा की में राशि नहीं बढ़ाई गई है। हालांकि जो आंगनबाड़ी केंद्र है उसे 2 के रूप में फिर से शुरुआत, उस पर ध्यान दिया गया, बातें उसकी की गई है। लेकिन जो बिहार के डिमांड थे, मेडिकल कॉलेज के डिमांड थे, कोसी, कमला और बागमती पर बाढ़ से नियंत्रण के लिए नेपाल में हाई डैम निर्माण की मांगे की गई थी, उस पर चर्चा नहीं की। जो जुलाई 2024 में बजट पेश किए गए थे उसमें कहा गया था बाढ़ नियंत्रण के लिए 11,500 करोड़ की बातें की गई थी। राजगीर और कई सड़कें की बात की, लेकिन वह भी इसी तरह के बजट इस बार दोहराए गए हैं। पूरे बजट भाषण के दौरान इस बार जो बिहार विधानसभा का चुनाव है, इस बजट पर पूरा ध्यान रखा गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मिथिला पेंटिंग किया हुआ साड़ी पहन के पहुंची थी। तो पूरे बजट भाषण के दौरान उन्होंने सिर्फ बिहार का नाम लिया है। तो इससे आप कह सकते हैं कि बिहार की चर्चाएं तो की गई है, लेकिन नीतीश कुमार ने, बिहार के मुख्यमंत्री ने जो 1,32,000 करोड़ की मांग की थी, उस मांग को नरेंद्र मोदी ने ठेंगा दिखा दिया है। और जो कहिए कि सौदेबाजी करने का काम चंद्रबाबू नायडू ने किया था और जो पैसा लूट के ले गए थे वह तो एकदम आंध्रा को 1,00,000 करोड़ मिल गया। लेकिन बिहार की पूरी तरह उपेक्षा इस बजट में भी हुई है और नीतीश कुमार के मांग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी तरह ठुकरा दिया है। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. So, average income of 1 lakh per month other than the special rate income such as capital gains under the new regime. This limit will be 12.75 lakh for salaried taxpayers due to the standard deduction of 75,000. Slabs and rates are being changed across the board to benefit all taxpayers. The new structure will substantially reduce the taxes of the middle class and leave more money in their hands, boosting household consumption, savings, and investment. In the new tax regime, I propose to revise tax rate structures as follows: 0 to 4 lakh rupees nil, 4.8 lakh rupees to 4 to 8 lakh rupees 5%, 8 to 12 lakh rupees 10%, 12 to 16 lakh rupees 15%, 16 to 20 lakh rupees 20%, 20 to 24 lakh rupees 25%, and above 24 lakh rupees 30%. To taxpayers up to 12 lakh of normal income other than special rate income such as capital gains. I read that again. To taxpayers up to 12 lakh of income other than special rate income such as capital gains. ये बजट न केवल देश की वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखता है, बल्कि हमें भविष्य की तैयारी करने में भी मदद करता है। स्टार्टअप के लिए डीप टेक फंड, जियोस्पेशियल मिशन और न्यूक्लियर एनर्जी मिशन ऐसे ही महत्वपूर्ण कदम है। मैं सभी देशवासियों को एक बार फिर इस ऐतिहासिक पीपल्स बजट की बधाई देता हूं और फिर एक बार वित्त मंत्री जी को भी
बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Slabs and rates are being changed across the board to benefit all taxpayers. The new structure will substantially reduce the taxes of the middle class and leave more money in their hands, boosting household consumption, savings, and investment. In the new tax regime, I propose to revise tax rate structures as follows: 0 to 4 lakh rupees nil, 4.8 lakh rupees to 4 to 8 lakh rupees 5%, 8 to 12 lakh rupees 10%, 12 to 16 lakh rupees 15%, 16 to 20 lakh rupees 20%, 20 to 24 lakh rupees 25%, and above 24 lakh rupees 30%. To taxpayers up to 12 lakh of normal income, other than special rate income such as capital gains. I read that again. To taxpayers up to 12 lakh of income, other than special rate income such as capital gains, tax rebate is being provided in addition to the benefit due to slab rate reduction in such a manner that there is no tax payable by them. The total tax benefit of slab rate changes and rebate at different income levels can be illustrated with a few examples. A taxpayer in the new regime with an income of 12 lakh rupees will get a benefit of 80,000 rupees in tax, which is 100% of tax payable as per the existing rates. A person having income of 18 lakh rupees will get a benefit of 70,000 rupees in tax. That is 30% of tax payable as per existing rates. A person with an income of 25 lakh gets a benefit of 1,10,000 rupees. That is 25% of his tax payable as per existing rates. Details of my tax proposals are given in the annexure. As a result of these proposals, Honorable Speaker, sir, revenue of about 1 lakh crore in direct taxes and 2,600 crores in indirect taxes will be foregone. Mr. Speaker, sir, with this, I commend the budget to this august House. Investment as the third engine. Now I move to investment as the third engine, which encompasses investing in people, investing in the economy, and investing in innovation. Investing in people. Saksham Anganwadi and Poshan 2.0. Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 program provides nutritional support to more than 8 crore children, 1 crore pregnant women and lactating mothers all over the country, and about 20 lakh adolescent girls in aspirational districts and the Northeast region. The cost norms for these nutritional support will be enhanced appropriately. Atal Tinkering Labs. 50,000 Atal Tinkering Labs will be set up in government schools in the next 5 years to cultivate the spirit of curiosity and innovation and foster a scientific temper among young minds. Broadband connectivity to government secondary schools and PHCs. Broadband connectivity will be provided to all government secondary schools and primary health centers in rural areas under the BharatNet project. Bharatiya Bhasha Pustak Scheme. We propose to implement a Bharatiya Bhasha Pustak scheme to provide digital form Indian language books for schools and for higher education. This aims to help students understand their subjects better and in their language. National Centers of Excellence for Skilling. Building on the initiative announced in the July 24 budget, 5 national centers of excellence for skilling will be set up with global expertise and partnerships to equip our youth with the skills required for Make for India, Make for the World